तुमने ही सिस्टम डेवलप किया था पहले। तुम निर्णय लेते थे और पता नहीं कितनी पीढ़ियां तबाह हो गई। निर्णय माता पिता ने लिया और बच्चों की शादी कर दी, कई पीढ़ी तबाह हो गई। और उनके निर्णय लेने के केंद्र में, प्रोसेस में वो बच्चा कहीं नहीं था। और आज बच्चे निर्णय लेते हैं और तुम कहीं नहीं हो। एक कोचिंग सेंटर वाला है जी सर, 2 लाख रुपए लेता और कहता आईएएस बना दूंगा। और जब तक वो बना नहीं पाता तो वो रीजनिंग तलाशता है कि मैं कैसे पेरेंट को खुश कर सकूं कि उन्हें 2 लाख रुपए दिए थे लेकिन उसकी गलती नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। तब ऐसे दरअसल आप बच्चे को जज नहीं कर रहे होते, आप तब उसके मुंहों में अंधे हो चुके हो कि दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध देखने की और उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वो चालू हो चुका है, आज से 20 साल पहले चालू हो चुका है और वो आपके अंदर से चालू हो गया है। और ये दुनिया मिटने के कगार पे है और वो आपके अंदर से आपको खत्म कर रही है और आपको बर्बाद कर देगी और खत्म कर देगी। यही तीसरा युद्ध है, तीसरा विश्व युद्ध है और पूरी दुनिया को इससे लड़ना सीखना पड़ेगा, तभी हम अपने आप को बचा पाएंगे। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो में। आज का टॉपिक है हाउ टू बी अ गुड पेरेंट्स। हम अच्छे माँ बाप कैसे बने, ये सीख हम सबको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है वो आज की पीढ़ी से ही बनेगी। और अगर हमारा आज सही नहीं होगा तो हम कल सुधार नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ हम भी करते हैं एज अ पेरेंट्स, तो उन गलतियों को सुधारने के लिए और हम जीवन में कैसे आगे बढ़ें, ये बात हमें सिखाने के लिए आज हमारे बीच है विचार श्री प्रमोद दुबे जी, जो हमें सही दिशा बताएंगे और समझाएंगे कि हमारी गलतियां कहाँ कहाँ हो रही हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, जैसे कि हम आज पेरेंटिंग पे बात करेंगे तो इसकी शुरुआत करती हूँ मैं कि हमें इस चीज़ में कि माँ बाप कैसे बनना है और इस चीज़ को अपने बच्चों में लेगेसी के तौर पर जो अच्छाइयाँ, क्योंकि सर बुराइयाँ भी होती हैं हमारे अंदर, तो हाउ टू बी अ गुड पेरेंट बनने का गुरु मंत्र सर क्या होगा? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम ये सोच लेते हैं कि हमें किसी को कुछ बनाना है, गलतियां यहीं से शुरू होती है। क्योंकि जैसे ही तुम सोचते हो कि अब हम अपने बच्चों को कुछ बना देंगे, वैसे ही तुम उस विधाता को उस बच्चे और अपने बीच से हटा देते हो और डायरेक्ट तुम उसको बनाने में लग जाते हो। तुम्हें ये पता ही नहीं चलता कि वो ऊपर वाला उसे क्या बना सकता था और तुम उसे बाबू और डॉक्टर बना के ही खुश हो जाते हो और दुनिया से उस शख्सियत को महरूम कर देते हो, ख़त्म कर देते हो, जो अद्भुत विराट स्थिति में इस दुनिया में अपना कुछ योगदान कर सकती थी और वो तुम्हारा बच्चा हो सकता था। लेकिन तुमने तो ठान ली है कि तुम ही कुछ बनाओगे। ईश्वर पे भरोसा तुम्हारा ख़त्म हो चुका है और तुम्हें उस पर अपने भरोसे को फिर से कायम करना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए चिंता छोड़ दो कि तुम कुछ बनाने वाले हो। बनाने वाला तो वो है, जैसे उसने तुम्हें बनाया है वैसे ही वो तुम्हारे बच्चे को भी बनाएगा। मैं तुम्हें इस चिंता से दूर करना चाहता हूँ और इसलिए पेरेंटिंग आज डिफ़िकल्ट टास्क हो गई है, केवल तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम हटने को तैयार नहीं हो। बिल्कुल सर, और जैसा कि आपने भी बताया कि भगवान जो बनाना चाहता है, कहीं ना कहीं हमारे बड़े बूढ़े भी ये चीज़ बोलते थे। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है कि मूवीज़ सर आपने 3 इडियट देखी होगी, दंगल भी देखी होगी सर, दोनों ही पेरेंटिंग के ऊपर हैं पर अलग है, कैसे? देखिए क्या होता है कि जब भी इस तरीके की बात की जाती है जी सर। तो आमतौर पे जो विचारवान लोग हैं जी वो किसी तरीके के विचार को सामने रखने की कोशिश करते हैं। जी एक तरीके का लॉजिक होता है उनका और पूरी दुनिया उस विचार के पीछे भागने लगती है, क्योंकि विचार हमेशा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माध्यम रहा है। दुनिया को किस डायरेक्शन में ले जाना है ये विचार तय करते हैं। जी सर। विचारक तय करते हैं, आपके और हमारे जैसे लोग तय करते हैं। इसलिए जब लोगों ने कहा कि ये तो दोनों ही फिल्में हैं और एक में डायरेक्शन दूसरा दिया गया है, जी सर। जब माता पिता बच्चे को बना रहे हैं और एक में कहता है कि बच्चों को तो कोई दिशा देना नहीं चाहिए, उन्हें पूरी स्वतंत्रता दे देना चाहिए। जी जी सर। मैं ये मानता हूँ कि आपको भी तो थोड़ा सा विचार करना चाहिए। विचार बड़ा जरूरी है।
दोनों फिल्में दो अलग अलग स्थितियों के बच्चों के बारे में चित्रित की गई है, जी सर। चित्रांकन किया गया है। एक छोटे बच्चों के लिए जिसका नाम है दंगल, जी और दूसरी बड़े बच्चों के लिए जो बन चुके हैं, जी सोचने समझने की क्षमता रखते हैं, अपनी दिशा तय कर सकते हैं, उन बच्चों के लिए जो इंजीनियरिंग में है। जी जी तो दोनों ही फिल्मों में आप देखेंगे तो दोनों ही फिल्मों के मैसेज बिल्कुल अलग अलग है, दोनों अपने आप में अलग हैं, और दोनों में ही आपको पर्याप्त संदेश मिलेंगे। एक वो पिता है जो अपनी लीगेसी को अपने बच्चों में देना चाहता है, जी सर। वो बच्चे जो अभी पैदा हुए हैं, और फिल्म का नाम है दंगल। जी और एक फिल्म वो है 3 इडियट्स, जिसमें बच्चे अभी कॉलेज की लाइफ में जा रहे हैं, जी सर। अपने जीवन को, अपने करियर को बनाने के मोड़ पर हैं। वो दूसरी फिल्म है जहां पर वो अपने निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं। तो दोनों ही फिल्मों के बारे में यदि आप देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे जी। तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों फिल्में अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। और ये बात आप अपने सार्वजनिक जीवन में भी देख सकते हैं। जी सर। एक पिता जो नेता है, उसका सार्वजनिक जीवन, पब्लिक लाइफ इतनी वाइड होती है कि उसके जो बच्चे होते हैं वो भी उसको जीने लगते हैं। जी सर। तो कहीं ना कहीं वो स्किल उनके अंदर आता है। एक डॉक्टर है, उसका बच्चा भी देखता है, समझता है बीमारियों को, वो चीज उसके अंदर भी आती है। एक वकील है, उसका बच्चा भी देखता है चीजों को। एक हुनरबाज कोई व्यक्ति है जिसके अंदर अलग तरीके की स्किल है, आर्ट है, कला है, तो उसके बच्चे भी उस चीज को प्राथमिक रूप से सीखने लगते हैं जब वो बिल्कुल छोटी अवस्था में होते हैं। क्योंकि बचपन से वही देखते हुए चले आ रहे तो हैं। तो यदि एक पिता उनको उस तरफ प्रेरित कर रहा है, वो दिशा देने की कोशिश कर रहा है, समाज में उतारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हिंदुस्तानी समाज इतनी व्यापक, इतनी बड़ी है, इतनी पॉपुलेशन है उसके अंदर कि जो व्यक्ति जो होना चाहता है वो हो नहीं पाता है, और जो व्यक्ति जो होना चाहता और यदि वो ना हो पाए तो समझ लो कि उसका व्यक्तित्व वो हासिल नहीं कर सकता। तो एक असंतोष और एक अशांति मन में बनी रहती है। तो वो यदि पेरेंट अपने बच्चे को उस असंतोष और अशांति से बचाना चाहता है तो इसमें वो गलत क्या कर रहा है। और यदि 3 इडियट में बच्चे अपनी लिबर्टी लेना चाहते हैं, स्वतंत्रता लेना चाहते हैं, तो वो गलत क्या कर रहे हैं, आपको सोचिए। दोनों का एज ग्रुप का डिफरेंस है और सोच समझने का। सर बिल्कुल, ये आपने मेरा जो क्वेश्चन था बिल्कुल क्लियर कर दिया, और आई थिंक हमारे व्यूवर्स का भी ये क्वेश्चन होगा। कहीं ना कहीं सर मन में उठते हैं सवाल, क्योंकि हम लोग आजकल फिल्मों से इतना बन चुके हैं सर कि उसको अपने से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। सर जैसे कि कुछ टाइम पहले मैंने एक खबर पढ़ी थी, सागर में एक पेरेंट्स हैं, उनका बेटा 10वीं में फेल हो गया, और उन्होंने उस चीज़ को पार्टी थ्रो करके और सबके सामने बोला कि मेरा बेटा फेल हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर अच्छे से करेगा, और सारे दोस्तों को बुलाया उसके। तो सर ये न्यू एज के जो पेरेंट हैं वो ये चीज़ें करते हैं, उनको लगता है कि बच्चे ऐसा करेंगे तो सही रहेगा। सर कहाँ तक ये चीज़ें सही हैं? जो लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं, जी सर। मैं उनके इस रवैये के प्रति अपने आप को बड़ा दुखी महसूस करता हूँ। दरअसल ये एक तरीके की रीजनिंग है। पूरी दुनिया के अंदर जो लोग भी पैसा कमाने की होड़ में लगे हुए हैं, मान लीजिए कि एक कोचिंग सेंटर वाला है, जी सर, 2 लाख रुपए लेता और कहता आईएएस बना दूंगा, और जब तक वो बना नहीं पाता तो वो रीजनिंग तलाशता है कि मैं कैसे पेरेंट को खुश कर सकूं कि उन्हें 2 लाख रुपए दिए थे लेकिन उसकी गलती नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। तब ऐसे एग्जाम्पल सेट किए जाते हैं, और इस तरीके के एग्जाम्पल तब सेट किए जाते हैं और इसका समर्थन किया जाता है जब वो व्यक्ति इस तरीके के रुपए को अपनी तिजोरी में भर चुका होता है। अब यदि उसके पास 200 और 400 और 1000 2000 लोग आ रहे हैं और उसमें से 2 और 4 ही बन पा रहे हैं, तो बाकी लोगों के लिए तो ये बड़ी खुशी की बात है। उस कोचिंग सेंटर वाले के लिए भी बड़ी खुशी की बात है। वो तो जरूर बोलेगा, उसको रीजनिंग मिल गई, एक कारण मिल गया उसको, एक कि देखिए बहुत अच्छा किया, समाज में ये जाना चाहिए कि असफलता का भी उत्सव मनाया जाए। ये किस तरीके का आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं, किस तरीके का उदाहरण आप समाज में देना चाह रहे हैं। एक डॉक्टर यदि अपने बच्चे की असफलता का जश्न मनाने लगे, एक ड्राइविंग लाइसेंस लेके एक बच्चा यदि ड्राइविंग कर रहा और किसी को मार नहीं पाया और उसका एक समाज के अंदर बेहतर तरीके से आप उदाहरण देने लगे कि अगली बार ये किसी को उड़ाएगा तो पूरी तौर पे उड़ा देगा, ये किस तरीके की सफलता का जश्न है?
इस जश्न को तो बंद होना चाहिए। दरअसल ये दो व्यक्तियों के बीच की बेहद वैयक्तिक वार्तालाप है। एक बाप अपने बेटे से कह सकता है कि चिंता की कोई बात नहीं। ये समाज में उदाहरण स्थापित करने की जरूरत नहीं है। ये बाप और बेटे के बीच की बात है। ये उस कोचिंग सेंटर और उस छात्र के बीच की बात है कि वो उसको रास्ता बताए, क्योंकि उसका पैसा उसने बर्बाद किया। जी जी बिल्कुल। लेकिन उसको यदि समर्थन देना है तो ये इस तरीके की बातें जो है, मैं इसके कतई समर्थन में नहीं हूँ। सर मैं आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने सागर के स्टूडेंट के बारे में बात कर ली, हमने मूवीज़ के बारे में बात कर ली। सर एज अ पेरेंट्स, आपके भी बच्चे हैं, तो सर इतने सालों में आपने अपने एक्सपीरियंस से कुछ सूत्र बनाए होंगे जिनकी वजह से बच्चे सफल का जो हम कोशिश करते, जो आपने बोला कि आपने भगवान के ऊपर छोड़ा, सर ये सही बात है, ऐसे ही करना चाहिए। तो सर आपके सूत्र क्या हैं जिन्हें लोगों को फॉलो करना चाहिए? लोगों को फॉलो क्या करना चाहिए? कुछ तो आपको अपने जीवन से सीखना चाहिए। जीवन में जब आप किसी को बनाने लग जाते हैं तो इससे बड़ा ही अहिंसा लोग कहते हैं कि हम कर रहे हैं, और मेरी दृष्टि में वो हिंसा है। यदि आप किसी भी व्यक्ति को कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो इससे बड़ा वायलेंस कोई दूसरा नहीं है। आप उसकी प्राइवेसी और उसकी इंडिपेंडेंस को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं कि हम उसके प्रति अहिंसक हैं, उसके जीवन में शांति ला रहे हैं, उसे सुरक्षा दे रहे हैं। मैं ये कतई मानने को तैयार नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि अभी जीवन में जो कुछ आप देने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल आप सोचते हैं कि हमारा एक ही बच्चा रह गया है, हमारे 2 ही बच्चे हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ये भी लॉजिक मेरे समझ के परे है। मेरा सोचना ये है कि चाहे 1 बच्चा हो चाहे 10 बच्चे हों आपको हमेशा उन्हें असुविधा देने की कोशिश करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। उन्हें असुरक्षा देना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। सीखने क्योंकि अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। सर हम लोग को भी जब बच्चे थे तब वैसे सर अभी का एग्जांपल आपको बताती हूँ। सर हम लोग जब बच्चे थे तो बहुत छोटी उम्र में घर वाले पैसे दे के जाओ दुकान से ये खरीद के ला दो, बट सर आजकल के माँ बाप बच्चों को पैसे नहीं देते, तुम घर में बैठो मैं लेके आता हूँ, या फिर किसी सर्वेंट को इतनी। तो सर इस चीज़ से माँ बाप बच रहे हैं या इतने ज़्यादा ओवर पोजेसिव हो चुके हैं चीज़ों को लेके कि बच्चा ऐसा ना कर दे, बच्चा वैसा ना कर दे? सर तो ये कहीं ना कहीं हमारी गलती है या फिर आज का टाइम ऐसा है? व्यक्तित्व के दुश्मन हैं आप उसको बढ़ने नहीं देना चाहते। आपने सारी चिंताएं तो खुद अपने सिर पे ले ली है। आप तो खुद ईश्वर हो चुके हैं, आप तो खुद उसे बनाने को निकल चुके हैं। आपको अपने आप को रोकना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप उसको असुरक्षा दें जो आप देना नहीं चाहते, आप उसे असुविधा दें जो आप देना नहीं चाहते। आप उसके सम्मान की इतनी रक्षा करते हैं और अपने सम्मान से उसके सम्मान को जोड़ देते हैं कि उसमें अपमान को सहने की आदत रही नहीं जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि अपमान को सहने की शक्ति दे। और यदि आपने ये चीजें दे दी तो एक चौथी चीज और आएगी उसके अंदर, संघर्ष करने की क्षमता पैदा होगी। और जब संघर्ष करने की क्षमता पैदा होती है तो ये समझ लीजिए कि उसके अंदर विजडम, जिसे तुम चतुराई कहते हो, वो क्रिएट हो जाएगी। वो विजडम जब उसके अंदर आ जाएगी, वो बुद्धिमत्ता जब उसके अंदर आ जाएगी, तो वो दुनिया से लड़ने और अपना स्थान बनाने की ओर अग्रसर हो जाएगा। और इसकी वजह से उसके अंदर एक नई चीज का जन्म होगा जिसको साहस कहते हैं। और जब साहस किसी के अंदर आ जाता है तो वो चुनौती लेने और चुनौती देने में कामयाब हो जाता है और दुनिया में अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि उसके अंदर ये 5 चीजें आप पैदा कर दें। और जब ये 5 चीजें पैदा कर देते हैं तो उसके बाद उसके अंदर जो चीज डेवलप होती है उसको मैं विजन कहता हूँ। ये दृष्टि जब उसके अंदर आ जाएगी, फिर देखिए कि वो आपका नाम कैसे रोशन करेगा। और जिनके अंदर भी ये दृष्टि आई है उन्होंने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। तो आज सभी माता पिता से मेरा ये अनुरोध है कि उस बच्चे को उस विजन तक पहुंचने की कोशिश करे। और विजन हमेशा विपरीत में क्रिएट होता है। विजन तभी पैदा होता है जब 2 विपरीत स्थिति में व्यक्ति जीना सीख जाए। जी सर। विजन एक कंपैरेटिव टर्म है। यू हैव लर्न टू कोऑपरेट दिस इनएविटेबल। इस अनिवार्यता के साथ आपको सहयोग करना सीखना पड़ेगा। विजन एक कंपैरेटिव टर्म है जो 2 विपरीत अवस्था में जन्म लेता है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अंतिम सूत्र जो पेरेंटिंग में आपके लिए अनिवार्य है, इस धरती के हर पेरेंट के लिए जरूरी है, वो ये है कि वो बच्चे को बनाए नहीं, वो इन सूत्रों पर चलना सिखाए, ये उपलब्धियां उसके जीवन में पैदा करे। और वो है
विपरीत की यात्रा करना सिखा दें। विपरीत की यात्रा, यदि तुम अमीर हो स्वाति, तो तुम अपने बच्चे को गरीबी को भी देखना सिखाओ। जी सर। यदि तुम गरीब हो तो उसे अमीरी का दर्शन कराओ। जी सर। दो विपरीत का दर्शन जब उसके जीवन में हो जाएगा, तभी वो समग्रता में जाएगा, टोटलिटी में जाएगा, और नहीं तो सेगमेंट में जिएगा, एक टुकड़े में जिएगा। और टुकड़े में जब व्यक्ति जीता है तो खिड़की से केवल खंडित आसमान ही देख पाता है, पूरा आसमान उसको नजर नहीं आता। ये ध्यान रखना, आसमान तो उसे तभी नजर आएगा जब वो खुले आसमान में आएगा, जब वो विपरीत की यात्रा कर पाएगा, जब वो दोनों ध्रुवों को देख पाएगा, तब पूरे आसमान का दर्शन उसको हासिल हो पाएगा। और यही विजन उसके जीवन में एक अनोखी उपलब्धि लाएगा जिस पर तुम गर्व कर पाओगी। सर, ये जो आपने बात बताई है वो हम सबको अपने जीवन में करना चाहिए सर। पर आजकल की जो जनरेशन है उसको माँ बाप सपने दिखाते, बच्चा खुद, क्योंकि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हावी हो चुका है सर कि बच्चे मोबाइल में देखकर पहली चीज़ तो आजकल गेमर बनना है, यूट्यूबर बनना है। बड़ा विजन, ठीक है, वो बच्चे की खुशी के लिए माँ बाप करते हैं, पर सर उनकी जैसे धीरे धीरे उनकी एक इच्छा पूरी होती है तो उनकी दूसरी इच्छा बढ़ जाती है, और हमेशा इच्छाएं सही नहीं होती हैं। दूसरी बात सर, इन सब चीज़ों को अगर हम आगे रखते भी हैं तो उससे उनकी सक्सेस में क्या बाधाएं आ जाती हैं सर। और सर, अगर हम उनकी 4 इच्छाएं पूरी कर देते हैं, उसके बाद 5वीं अगर हमने मना कर दिया, तो बच्चे के स्वभाव में इतना चिड़चिड़ापन आ जाता है सर कि उसको देखना भी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। तुमने मोबाइल से बात शुरू करी। जी सर। मैं समझता हूँ कि तुम यही कह रही हो कि मैं उसके हाथ से मोबाइल छीन नहीं पाती हूँ क्योंकि वो आक्रामक हो जाता है। जी सर। दरअसल हर पेरेंट्स की ये दुविधा है, क्योंकि तुमने उसकी लत डेवलप कर दी, हैबिट डेवलप कर दी। लोग कहते हैं 21 दिनों में हैबिट डेवलप होती है, तो तुम तो उसको 2100 दिन से मोबाइल दिए हुए हो। पैदा हुआ था तो उसके बिस्तर पे मोबाइल भी रख दिया था साथ में, वो मोबाइल के साथ ही खेलता आया, बड़ा होता आया है। तो मोबाइल जो है उसके जीवन का अनिवार्य अंग बन चुका है, अब उससे छीनना नामुमकिन हो गया है वो। तो मोबाइल जो है, इस तरीके की जितनी डिवाइस है और जो कुछ भी इस दुनिया के अंदर वैज्ञानिक सुविधा के नाम पर क्रिएट कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं, पूरी दुनिया की सरकारों से ये आज इस मंच से कह रहा हूं मैं कि वो सारे के सारे डिवाइस कम से कम 10 साल तक उसके दुष्प्रभाव, दुष्परिणामों के बारे में सही तरीके से अवलोकन करें, पता करें, उसके बाद ही वो 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वो डिवाइस दें, चाहे वो कितनी भी अनिवार्य क्यों ना आज लगती हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि मोबाइल को बनाने वाला जो मस्तिष्क है वो इतना हाईली टैलेंटेड है, और जो चलाने वाला बच्चा है वो इतना अबोध है। इतना बड़ा अंतर, दुनिया की कौन सी सरकार इसको पाटने के लिए राजी है? आज मैं ये बात कहना चाहता हूं कि वो सरकार सामने आए जो इस बीच के अंतर को पाट सके, इस खाई को मिटा सके, और तभी तमाम सुविधाएं बच्चों के हाथ में सौंपी जाए। नहीं तो ये दुनिया बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। और मैं एक बात और इस मंच से कह दूं कि दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध देखने की और उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वो चालू हो चुका है, आज से 20 साल पहले चालू हो चुका है, और वो आपके अंदर से चालू हो गया है, और ये दुनिया मिटने के कगार पे है, और वो आपके अंदर से आपको खत्म कर रही है और आपको बर्बाद कर देगी और खत्म कर देगी। यही तीसरा युद्ध है, तीसरा विश्व युद्ध है, और पूरी दुनिया को इससे लड़ना सीखना पड़ेगा, तभी हम अपने आप को बचा पाएंगे। सर, जैसे हम अपने क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं सर, पेरेंटिंग के बारे में जैसे हमने बात करी, तो एक पेरेंट्स है जिसके 2 बच्चे हैं सर, उन्होंने, एक बेटा काफ़ी सफल हुआ, दूसरा नहीं हुआ सर। तो पेरेंटिंग में तो गलती नहीं थी क्योंकि एक तो सफल हो गया, तो गलती कहाँ हो रही है सर इस बीच में? बड़ी अच्छी बात है। देखिए क्या होता है कि पेरेंटिंग दोनों की अलग अलग समय पर हो रही है। यदि आपके 2 बच्चे हैं तो कभी कभी आपको खुद महसूस होगा कि पहले के लिए आपने काफ़ी समय दिया, उस पर काफ़ी ध्यान दिया, लेकिन आप थक जाते हो। जब दूसरा आता है तो आपने जो गलतियां पहले के साथ की थी वो दूसरे के साथ करने को राजी नहीं होते, उसको छोड़ देते हो। तो आमतौर पे आप उसका परसेंटेज यदि निकालोगे तो आप देखोगे कि जो दूसरा बच्चा है या तीसरा बच्चा है वो ज़्यादा सक्सेस हो रहा है, और पहला बच्चा आपके लाड़ प्यार में ही ख़त्म हो रहा है, क्योंकि उसको पेरेंटिंग का ओवरडोज मिल गया है। उसको रोकना पड़ेगा।
तो सर सिंगल पेरेंट्स जो आजकल जो मतलब एक ही बच्चा होता है पेरेंट्स के, सर वो तो जिंदगी भर डोज मिलता रहेगा फिर। हाँ, तो इसलिए तो उनका सम्मान खत्म होते चला जा रहा है, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो उसकी प्राइवेसी और इंडिपेंडेंस में इतना ज़्यादा दखल देते हैं कि वो बदला लेने की कोशिश करता बड़ा होकर। ये ध्यान रखिए कि मैं डरा नहीं रहा हूँ लेकिन ऐसा होता है क्योंकि आपने उसके जीवन में इतना दखल दे दिया है, जी। छोटी छोटी बात में आप उसके साथ लगे हुए हो, हाँ। तो वो निश्चित तौर पर उसे अपने जीवन में एक तरीके का इंटरफियरेंस मानेगा। और ये आप जो उसके ट्रेसपासर के तौर पर आप उसके जीवन में दखल दे रहे हैं, इसको यदि आप रोक नहीं पाए समय पर तो वो बदला लेगा आपसे, ये आप निश्चित मानकर चलिए। बड़ा होकर उसको ये चीज़ कहीं से भी ठीक नहीं लगेगी और ये उसके व्यक्तित्व के खिलाफ है। जो वो कर सकता है आप उसे वो करने नहीं देना चाहते हैं, और वो देखता है कभी कंपैरिजन में भी जाता है हाँ। दूसरे बच्चों के साथ, तो उसे बड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि वो अपने व्यक्तित्व के पुष्प को पूरे अर्थों में पल्लवित नहीं कर पाता है, पुष्पित नहीं कर पाता है, अंकुरित नहीं कर पाता, खिला नहीं पाता है, खुल के जी नहीं पाता है। और वो उसका कारण ढूंढता है तो उसको कारण मिलता है अपने माता पिता में, इसलिए वो उनसे बदला लेता है। सर बात करते हैं बच्चों के सपने की। सर क्या होता है आजकल के पेरेंट्स जो होते हैं ना, बच्चों को एक एग्जाम्पल सेट करके एक एग्जाम्पल बताते हैं कि एलन मस्क देखो, वो 12 साल की उम्र में उसने एक प्रोग्रामिंग बना दिया। उसके बाद जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या हमारे नेता हैं, छोटे परिवारों से आए हैं, बोले उनने, हाँ मोदी जी हैं जैसे, सपने देखे बेटा उनने ऐसा किया। अब्दुल कलाम जी का एग्जाम्पल। तो सर ऐसे 3-4 एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं पेरेंट्स और बच्चों को वही सुनाते रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा स्वाति तुमने सवाल उठाया है। और ये वाकई में देखिए जितने भी ड्रीम्स हैं, जी सर, दरअसल एक लाइन हम लोगों ने अख्तियार कर ली है, और आजकल हमारे यहाँ क्या है कि एक तरीके से हम उसके पीछे चलने की कोशिश करते हैं। जी। जो भी हमारे यहाँ एक एग्जाम्पल सेट कर दिया जाता है, तो इस समय पूरी दुनिया के अंदर, खासतौर पे हिंदुस्तान में, तो ये मैंने देखा है कि किसी ने कहा कि बड़े सपने देखो, तो छोटे सपने देखने को कोई राजी नहीं है, सब बड़े ही देखना चाहते सब बड़े ही देखना चाहते हैं। अब एक तेंदुलकर बनेगा और बाकी जो 15 लाख बच्चे हैं वो क्या करेंगे, ये कोई सोचने को तैयार नहीं है। तो ड्रीम्स जितना बड़ा होगा वो उतने बड़े बर्डन में तब्दील हो जाएगा। तो आपको इस तरफ सोचना पड़ेगा। और जिन उदाहरण की बात आप करते हो, आप खुद नहीं सोचते कि उनकी सफलता के पीछे कारण क्या है, और बच्चे के हाथ में वो सूत्र सौंप देते हो कि बड़ा ड्रीम देखो, मोदी जी ने देखा, बड़ा ड्रीम देखो, एपीजे अब्दुल कलाम ने देखा। अरे ये वो लोग हैं जिन्होंने बचपन से ही अपने घर को त्याग दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने बचपन से अपने माता पिता की तरफ नहीं देखा। उनके माता पिता ने कभी ये नहीं कहा कि ऐसा बनना है, इतना बड़ा आदमी बनना है। ये तो सब बहते गए और बनते चले गए। ये क्रमागत है, ये शने शने होता है, क्रमशः होता है, एक के बाद एक होता है, एक पड़ाव के बाद दूसरा पड़ाव होता है, तब जाके आदमी उस मुकाम पर पहुंचता है। लेकिन हम उसको बोलते हैं कि बड़ा ड्रीम देखो और आज ही उसके बारे में आपको सफलता हासिल करना है। तो ये बीच का जो फंक्शनल पीरियड है उसके बारे में बात करना हम भूल जाते हैं, बच्चों से भी और खुद से भी। और हम जो उदाहरण दे रहे हैं, मोदी जी का उदाहरण दे रहे हो, मोदी जी तो बचपन से घर में नहीं रहे, शुरू से। एपीजे अब्दुल कलाम, इतनी घोर असफलता जिसके पीछे वो आत्महत्या करने की बारे में सोचने लगे थे। जी सर, जी सर। और जब वो ऋषिकेश में एक आश्रम में गए और वहां पर उनको सही दिशा मिली और पता चला कि नहीं इसके अलावा भी और मुकाम है मेरे, और तब वो फिर इस मुकाम तक पहुंचे। और मैं नहीं समझता, मैं आज यहाँ अधिकृत रूप से कह रहा हूं कि कहीं मुझे लिखकर बता दे, कहीं मुझे बता दे कि किसी प्रकार का उन्होंने कोई ऐसा वक्तव्य दिया हो कि मुझे राष्ट्रपति बनना है, इतना बड़ा सपना है मेरा। मैं नहीं समझता कि उन्होंने कभी इस तरीके का कोई स्टेटमेंट दिया होगा। बिल्कुल। लेकिन वो राष्ट्रपति बने। आप बच्चों को इस तरीके से यदि डेवलप करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तब भगवान श्री राम की बात करता हूं मैं। जी सर। मुझे बता दे, किसी ग्रंथ में बता दे, कई तरीके की रामायण है हिंदुस्तान के अंदर, वाल्मीकि से लेके रामचरितमानस तक है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक है, और दुनिया भर में कई रामायण है। जी बिल्कुल सर। आदिवासियों की भी एक रामायण है, गोंडी रामायण। आप कहीं उदाहरण मुझे बता दीजिए जब राम के बारे में ये कहा गया कि उन्होंने भगवान बनने की कल्पना की थी, इतना बड़ा सपना देखा था, और विपरीत की यात्रा आप देखिए कि उनको तो जंगल में जाना पड़ा। बिल्कुल सर। उनको तो वनवासी की ड्रेस पहननी पड़ी।
और उतना संघर्ष करना पड़ा कि जिसकी वजह से विजन क्रिएट हुआ और तब वो भगवान के अवतार के रूप में पूजे जाने लगे। ईश्वर उनके अंदर से पैदा हुआ और ये ईश्वर तुम्हारे बच्चे के अंदर से भी पैदा हो सकता है। बस दिशा देने की बात है, सही दिशा देने की बात है। ट्री गार्ड बने, आलिंगन ना करें। ट्री गार्ड कभी अपने पौधे को आलिंगन नहीं करता, ये सीखना पड़ेगा। यही तो कला है। सर बात करें हम बच्चे के स्वभाव की, अगर बच्चे का स्वभाव दिन पर दिन चेंज होता जा रहा है, क्योंकि जब हम बच्चे थे तब अपने पेरेंट्स की हम बात जल्दी मान लेते थे सर, और कई बातें ऐसी थी कि जो पेरेंट्स नहीं भी बोलते थे, आंखों में डरना, जो पिता लोग हिटलर की हम लोग उपाधि दे देते थे कि पापा घर में आ गए, मम्मी धमकी भी पापा की देती थी कि पापा को आने दो, बताते हैं। पर आजकल तो सर ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, अपने स्वभाव से जीना ही सबसे बड़ा धर्म है। यदि तुम अपने स्वभाव से नहीं जी रहे हो जी सर, तो फिर तुम्हारा जीना व्यर्थ है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। इसके बारे में चर्चा कम हुई है, लेकिन मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं जी सर, कि अर्जुन को जो सबसे सशक्त मैसेज जिन लाइनों में दिया, वो लाइनें थी, स्वधर्मे निधनम श्रेया। अपने स्वभाव से जीकर मर जाना भी श्रेष्ठ है। भले कोई उपलब्धि तुम जीवन में प्राप्त ना कर सको अर्जुन, चलेगा, मुझे मंजूर है, तुम भी इसे मंजूर कर लो, लेकिन अपने स्वभाव को मत छोड़ना। और दूसरी लाइन उन्होंने कहा, पर धर्मे भयावह। दूसरे के स्वभाव से तुम किसी भी उपलब्धि को हासिल कर लो, लेकिन वो भयावह है, वो अच्छी नहीं है, वो बेकार है। तो अर्जुन, तू संत बनना चाहता, लेकिन वो तेरे स्वभाव से विपरीत है। तेरा जन्म तो युद्ध लड़ने के लिए हुआ है, तू मैदान में आ, युद्ध लड़, नतीजे पर मत जा। तू तो युद्ध के लिए पैदा हुआ है और युद्ध के लिए ही तुझे जीना है। तो नतीजे की मत सोच, तू अपने स्वभाव से जी। और आज हम अपने बच्चे के स्वभाव को पहचानने से इनकार कर दे, उसे विपरीत की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, जो उसका स्वभाव नहीं है। और यहीं पर एक तरीके की ड्युअलिटी क्रिएट होती है। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि ड्युअलिटी जब भी मन में क्रिएट होगी, वो तुम्हारी सारी उपलब्धियों को ख़त्म कर देगी, तुम्हारी दिशा से तुमको हटा देगी। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि तुम संशय के मन को हमेशा ख़त्म कर दो, अपने मन से हटा दो। तुम संदेह करोगे, चल जाएगा, तुम डाउट करोगे, चल जाएगा, लेकिन ड्युअलिटी तुमको चौराहे पे खड़ा कर देगी। और तुम चाहोगी कि तुम्हारे बच्चे चौराहे पे खड़े हों। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि उसके स्वभाव को पहचानें और उससे दिशा देने की कोशिश करें। उसमें अड़ंगा ना बने, ना उसको आलिंगन करने की कोशिश करें, उसे आगे बढ़ने दें। जब तक छोटा है केवल देखें और उसे सुरक्षा दें। सर आजकल एक और शब्द आता है लोगों की पेरेंटिंग में, लोग यूज़ करते हैं कि 13 साल टीनेजर होते हैं बच्चे, उसके बाद माँ बाप को दोस्त बन जाना चाहिए। पर सर हमारे माँ बाप तो दोस्त कभी नहीं बने हमारे। देखिए, ये स्वाति एक्चुअली आया है एक जेंटल पेरेंटिंग। आजकल इससे जाने अनजाने लोग बड़े प्रभावित हैं। जी सर। ये जो जेंटल पेरेंटिंग है, मतलब कि डांटना डपटना नहीं है, आंखें भी नहीं दिखाना है। और ये पूरी दुनिया में चल रहा है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। हाँ, क्योंकि लेकिन सर आप काफ़ी कंट्रीज़ में गए हैं जैसे कि, हाँ, तो ये भी मैं बात इसमें इंक्लूड कर लेती हूँ सर कि इतनी कंट्रीज़ का क्या एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि इंडिया भी एक वाइल्ड कंट्री है, काफ़ी यहाँ लोग या पेरेंटिंग को बहुत अलग नज़रिए से देखा जाता है। बिल्कुल तो अदर कंट्रीज़ में कैसे, मतलब डिफरेंसेस कहाँ आ रहे हैं सर? बिल्कुल। देखिए, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड हैं, जी। खासतौर पर यूरोपियन है, अमेरिकन है, जहाँ पर इंग्लैंड का मॉडल, जहाँ कॉलोनीज थी ब्रिटिशर्स की, जैसे कनाडा है, ये सारी कंट्रीज़ में एक अलग तरीके की पेरेंटिंग को आज नया आयाम मिल चुका है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपको अपनी भौगोलिक, पारिस्थितिक और अपने यहाँ की जनसंख्या के आधार पर जो व्यवस्था है, उसके अनुसार पेरेंटिंग का पालन करना है। वहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे आप इंग्लैंड की बात लें तो वहाँ तो बिल्कुल अलग है। यदि आपने बच्चे को जरा सा भी पनिश कर दिया और यदि उसको लग गया कि ये मुझे रोका टोका गया है, मेरे ऊपर हाथ उठाया गया है, या मुझे गलत शब्द कहा गया है, तो वो तुरंत कंप्लेंट कर देता है। और यदि स्कूल में है वो, तो स्कूल में एक कमेटी बैठ जाती है
और वो इंक्वायरी कमेटी आपको जो है, आप पेरेंट को दोनों को बुलाती है और उनसे पूछती कि आपने बच्चे के साथ ये क्या किया, कि आप इस योग्य है कि नहीं कि बच्चे के साथ रह पाए हैं, और बच्चे को आपसे हटा देती है। अच्छा। उसके बाद पुलिस में कंप्लेंट की जाती है और आपके ऊपर एक केस चालू हो जाता है। तो पेरेंट डरे हुए हैं कि हम क्या करें, जो बाहर से जाकर वहाँ रहने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर पे एशिया, साउथ एशिया के जो लोग हैं, जहाँ पर तो बच्चा जो है एक तरीके की ढोलक होता है, जब चाहे तब बजा दिया जाता है लेकिन वहाँ ये स्थिति बिल्कुल डिफरेंट है। तो उनको वहाँ बड़ी तकलीफ जा रही है कि आखिर ऐसा कहीं बच्चा बोल ना दे, तो उनको अतिरिक्त उसको डराना पड़ता है कि कहीं बोल ना दे जाके। तो वहाँ पर ये पेरेंटिंग, जिसको जेंटल पेरेंटिंग कहा जाता है, ये उसका माहौल है। तो यदि वहाँ बच्चा यदि वाकई में आगे बढ़कर निकल कर सामने आता है अंग्रेजों का जी, तो वो वाकई में अपने खुद के दम पर निकल कर आ रहा है, उसमें पेरेंट का कोई योगदान नहीं होता, ये मानकर चलें। और वहाँ पर हमारी यहाँ की पेरेंटिंग से यदि हम तुलना करें तो बिल्कुल डिफरेंट है। अभी मेरी कनाडा की एक स्कॉलर हैं जो अभी पीएचडी कर रही हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, मिस निनोन। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई, और वो यूके की और फ्रांस की सिटीजन भी हैं जी। तो जब मेरा उनके साथ वार्तालाप चल रहा था लंदन में, तो उन्होंने ये बात बताई कि मैं कई इंडियन पेरेंट्स को जानती हूँ जिनकी नज़रें अपने बच्चों से कभी हटती नहीं है। ये उसका कमेंट था, लेकिन मुझे लगा कि ये वो हमारी पेरेंटिंग के बारे में बात कर रही है। और ये दुर्भाग्य हमारा, हमको अब थोड़ा सा शिथिल करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया बिल्कुल बदलती चली जा रही है। और आप ये महसूस कर रहे होंगे, आप कहते हो कि आप अपने बच्चे के जीवन में झांक सकते हो, लेकिन मैं कहता हूं कि तुम उसके मोबाइल में तो झांक कर देखो पहले, यदि वो इजाजत दे दे तब मेरे पास आ जाना। तो ये फर्क है पेरेंटिंग का। सर, एक क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन है, आजकल आता है, जो ये जेनजी किड्स बोलते हैं आजकल इन बच्चों को सर, तो उनके साथ आजकल लोग बोलते हैं कि बेटा बाप बन गया है और बाप बेटे बन गया, मतलब बच्चे अपने आप को बड़ा समझने लगे हैं कहीं ना कहीं। सर, तो इसमें हम कैसे बदलाव करें, क्योंकि अब जो हो गया तो हो गया, अब क्या करेंगे? देखिए क्या होता है कि आप सोचते हो कि आप बच्चे को जज कर रहे हैं, दरअसल आप बच्चे को जज नहीं कर रहे होते हैं, आप तब उसके मोह में अंधे हो चुके हो। इस समय मैं जिधर भी देखता हूँ तो मुझे सारे के सारे धृतराष्ट्र नजर आते हैं, सारे के सारे अंधे नजर आते हैं। उनके पुत्र दुर्योधन है कि नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन बाप को तो मैं पहचानता हूँ कि वो धृतराष्ट्र है, 100% है, आंख पे पट्टी बांध चुका है, अच्छी तरीके से बांध चुका है, और बेटा ये बात अच्छी तरीके से देख रहा है, इसलिए बच्चा बाप बन गया है और बाप बेटा बन गया है। अरे तुम बाप हो, तुम्हें अपना ओहदा पहचानना पड़ेगा। अरे तुम वो कलाकार हो कि तुम उसे चलाओ, वो यदि तुम्हें चलाने लगा तो दोनों बर्बाद हो जाएंगे, दोनों को कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो तुम्हें ये ट्रिक और टेक्निक सीखना पड़ेगी। तुम बड़े हो, तुम्हारे अंदर वो विजन होना चाहिए कि तुम अपने बच्चों को सही दिशा दे सको, तुम अपने बच्चे को चला सको, लेकिन तुम उसे आदेश देने की गलती कभी मत करना, क्योंकि आदेश हमेशा दृष्टि को खत्म कर देते हैं, विजन को खत्म कर देते हैं। ये ध्यान रखना, जब भी तुम अपने बच्चे को आदेशित करोगे, ऑर्डरली बाप हमेशा विजन का दुश्मन होता है, वो उसके विजन को खत्म कर देता है, वो फिर देख नहीं पाता, वो कहता बाप तो देख रहा है, अब मुझे देखने की क्या जरूरत है। वो कहता है कि बाप तो देख रहा है, लेकिन मुझे अब देखने की क्या जरूरत है, यही सब देख लेगा, अपने हिस्से का भी ये देख लेगा। तो वो अपने विजन को छोड़ देता है और कहता है कि अब इसको आदेश देने दो, ये जितना कहेगा उतना ही मैं उस हुक्म का पालन करता चला जाऊंगा। तो विजन खत्म हो जाता है। तो आदेश दृष्टि को खत्म कर देते हैं, और जब दृष्टि नहीं रहेगी किसी बच्चे में कुछ भी नहीं है, तो आदेश दृष्टि को और दृष्टि निर्णय लेने की क्षमता को खत्म कर देते हैं। वो बच्चा फिर निर्णय नहीं ले पाएगा। आप कहोगे कि यार तुझे कुछ कहा था कि जा बाजार में टमाटर खरीद के ले आना, वो हरे ले आएगा, सड़े ले आएगा, और आप कहोगे कि इसमें विजन बिल्कुल नहीं है, ये देख भी नहीं पाता है, ये सही तरीके से काम भी नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो दृष्टि तो आपने ले रखी है, वो तो कभी उसको दी नहीं आपने तो केवल उसे आदेश का झुंझुना पकड़ाया था। अब वो उस आदेश के आधार पर काम करता है, तो खुद की दृष्टि नहीं रखता है, खुद के निर्णय लेने की क्षमता नहीं लगता है, तो डिसीजन पावर उसका खत्म हो जाता है। तो आदेश दृष्टि को खत्म कर देते हैं।
अदृष्टि निर्णय लेने की क्षमता को खत्म कर देती है। और जब निर्णय नहीं होगा व्यक्ति के अंदर, तो आदेश दृष्टि को, अदृष्टि निर्णय को, अनिर्णय कर्म को खत्म कर देगी। फिर वो काम करने से भी महरूम रह जाएगा, काम भी नहीं कर पाएगा। आप खुद सोचिए, यदि आपके अंदर दृष्टि नहीं है और निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, तो क्या आप कोई काम कर पाएंगी? आज आप यहाँ बैठी हैं, एक निर्णय के तहत बैठी हुई हैं, क्योंकि वो स्वतंत्रता आपको हासिल है। उस वजह से आपने वो निर्णय लिया और आप इस काम के लिए प्रेरित हुई। क्योंकि आपने निर्णय ले लिया, क्योंकि आपके अंदर विजन था ये काम को करने का। लेकिन एक आदेशित व्यक्ति जिसके अंदर किसी दूसरे का डायरेक्शन है, किसी दूसरे का आदेश है, और केवल वो उसको बजाता रहा है आज तक के, तो वो निर्णय भी नहीं ले पाएगा और कोई कर्म भी नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आदेश दृष्टि को, अदृष्टि निर्णय को, अनिर्णय कर्म को और अकर्म दिशा को खत्म कर देते हैं, क्योंकि उसका फिर डायरेक्शन खत्म हो जाएगा। उसको तो कुछ करना ही नहीं है। और पूरे प्रशासनिक व्यवस्था में, पेरेंटिंग के सिस्टम में, इस देश में अनेक जगह पर यह बात बड़ी अंदर तक बैठ गई है, पेठ बना ली है उसने। प्रशासनिक अधिकारी आदेश देते हैं तो नीचे के सारे लोग पैरालाइज्ड हो जाते हैं। वो अपने निर्णय और अपनी दृष्टि को बांध लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। चाहे तो ऊपर से पट्टी लगा लेते हैं और कहते हैं कि भैया जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे, और जब नहीं कहा तो कुछ भी नहीं करेंगे। तो आदेश दृष्टि को, अदृष्टि निर्णय को, अनिर्णय कर्म को और अकर्म दिशा को समाप्त कर देते हैं। और जिसके पास दिशा नहीं होगी वो लक्ष्य को भी समाप्त कर लेगा। तो आदेश दृष्टि को, अदृष्टि निर्णय को, अनिर्णय कर्म को, अकर्म दिशा को और अदिशा लक्ष्य को समाप्त कर देते हैं। और जब लक्ष्य समाप्त हो जाएगा तो जीवन भी समाप्त हो जाएगा। तो ये याद रखना कि यदि अपने बच्चे के जीवन को यदि तुम समाप्त करना चाहते हो तो उसको समझाइश दो, उसके आनंद को जीवित करो, उसको दिशा दो, उसको चारों तरफ से ट्रिगार्ड की तरह संभालो, लेकिन उसको क्रोध में आदेशित मत करो। यदि तुमने एक इस तरीके के व्यक्तित्व को अपने अंदर पैदा कर लिया है, तो इस वार्तालाप को सुनने के बाद उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करना। जी बिल्कुल सर। सर आखिरी में हम पहुंचते हैं अपनी। सर कई बार हमने देखा है कि पेरेंट्स बच्चों को कुछ बोलते हैं कि बचपन जो आपने बोला आदेश देना, आदेश देते हैं। सर जब बच्चे बड़े होते जाते हैं, खुद के पैरों पे खड़े हो जाते हैं, फिर एक दिन वो अपने माँ बाप की बात नहीं मानते। सिंपल सा बोलूँ तो लव मैरिज कर लेते हैं। वही एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब हमारे पेरेंट्स के टाइम का हम बोलेंगे, अभी का तो बहुत चीज़ें वायलेंट हो गई हैं सर। तो तब माँ बाप का रवैया एकदम चेंज, क्योंकि अभी तक जो श्रवण कुमार था सर वो एकदम से चेंज हो गया। तो सर इसमें गलती किसकी है? इसमें पेरेंट की गलती है। मैंने पहले कहा कि वो बदला लेगा, बोलना नहीं मेरी बात। बिल्कुल बिल्कुल सर, याद है मुझे। अब देखो, तुमने ही सिस्टम डेवलप किया था पहले, तुम निर्णय लेते थे और पता नहीं कितनी पीढ़ियां तबाह हो गई। निर्णय माता पिता ने लिया और बच्चों की शादी कर दी, कई पीढ़ी तबाह हो गई। और उनके निर्णय लेने के केंद्र में, प्रोसेस में वो बच्चा कहीं नहीं था, और आज बच्चे निर्णय लेते हैं और तुम कहीं नहीं हो। यही तो बदला ले रहा हो, कह रहा अब देख लो तुमने लिया था, अब मैं ले रहा हूं, अब मैं केवल तुम्हें सूचित करूंगा, और यदि मन में इच्छा हुई तो तुम्हें आमंत्रित भी करूंगा। अभी शत्रुघ्न सिन्हा को उसकी लड़की ने आमंत्रित किया, और जब तक के तो वो बता ही नहीं पा रहे थे कि भैया क्या हो रहा है, और जब आमंत्रण पत्र आ गया तब उन्होंने कहा नहीं अब मैं जाने की स्थिति में हूं। तो ये है, परिवर्तन तो होगा, और परिवर्तन ही तो जीवन का नियम है। तो सर हमारे पॉडकास्ट डिस्कशन में सर मैं लास्ट में ये चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूवर्स को एक 2-3 लाइन का ऐसा ज्ञान दें, क्योंकि मुझे तो बहुत कुछ चीज़ें लग रही हैं कि हमें चेंज करना है, और सर करना भी चाहिए। मैंने शुरुआत में ही सर जैसे बोला था कि बनने की कोशिश हम करते हैं पर बहुत गलतियाँ करते हैं। हमें लगता है कि हम अपने हिसाब से, क्योंकि सर आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को एक बार में चीज़ दे देते हैं, 2 बार में कि अरे हमारा बच्चा है। सर कई लोगों की सोच ऐसी भी होती है कि हमने अपने बचपन में ये काम नहीं किया, हमारे बच्चे को ऐसी कमी कभी नहीं होगी। तो सर आपने जैसे बताया कि चीज़ों की पूर्ति किस हिसाब से करनी है, बच्चे को कैसे पालना है, और यही हमारे आने वाली जनरेशन है। हमसे गलतियाँ कहाँ हो रही है सर, सच माने तो पेरेंट्स से बहुत गलतियाँ हो रही हैं। एक बड़ी डिफ़िकल्ट टास्क है ये, बहुत कठिन है, और स्वाति इस पर
बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ें मैंने कहने की कोशिश की है। जी सर, जी सर, कभी और मौका मिला तो मैं बात करूँगा। बिल्कुल सर। गलतियाँ लोग कर रहे हैं, लेकिन खुदा की मोहब्बत को फना कौन करेगा, और हर बंदा नेक हो तो गुनाह कौन कौन करेगा। करेगा? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम पर्दे हटा दो, तो खुदा है और ना तेरा इश्क फरिश्तों जैसा। अरे दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले, और अब के बिछड़े तो कभी ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। तुम अपने बच्चों से 10 पर्दे करके रखते हो, तुम्हें वो पर्दे हटाना पड़ेगा। तो तुम्हें ये बात समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि ट्री गार्ड की हैसियत है तुम्हारी। तुम पौधे नहीं हो, तुम वृक्ष बनने की कोशिश मत करो, तुम ट्री गार्ड हो, बस उतने ही हैसियत में रहो। और ये जब तुम अपनी असलियत को पहचान लोगे तब तुम सही पेरेंटिंग कर पाओगे। नहीं तो हमेशा दिक्कत में पड़े रहोगे, हमेशा एक दूसरे को आरोपित करते रहोगे, हमेशा असामान्य और अपमानजनक संबंधों को जन्म देते रहोगे। और इससे यदि बचना है तो तुम्हें इस टास्क को 2 बार 3 बार 4 बार जरूर सुन लेना चाहिए। और यदि उसमें से कोई बात इत्तेफाक से तुम्हारे गले उतर जाए तो मैं समझूंगा कि मैं धन्य हो गया। तो मैं आज के इस शो के लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर धन्यवाद you very तो much. हम आपका करते हैं सर, कि हमारी गलतियों को सुधार हम कैसे सकते हैं, क्योंकि समय रहते ये चीज़ें अगर हमें मालूम चल जाए कि हमसे कहाँ गलती हो रही है तो सर हम आगे सुधार कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियाँ यही करेंगी। और मैं अपने व्यूवर्स को भी बोलना चाहती हूँ कि सर को हम वापस भी बुलाएंगे। आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि सर हमारे हर क्वेश्चन का आंसर हमें देंगे। और ऐसे ही हमारे संगे ढेर सारी बातें करेंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। तो बने रहिए मेरे साथ द स्वाति शो में। नमस्कार।